हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। बाबूलाल, अपडेट क्या? आप 3000 से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा रुझानों में। जी बिल्कुल, सब कुछ अनुमानों के अनुकूल हो रहा है। जैसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस इस मुकाबले को जीतने की तरफ बढ़ेगी, तो शुरुआती जो मतगणना है उसमें कांग्रेस जबरदस्त लीड की तरफ बढ़ रही है। बढ़त बनाए हुए शुरुआती राउंड से ही उनके जो उम्मीदवार है अनिल शर्मा, और बीजेपी नंबर 2 पर है इस वक्त। 3000 से ज्यादा की बढ़त उन्होंने बना ली है। तो कांग्रेसी जो नेता हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है, और उन्हें लग रहा था, क्योंकि जो जनता का फीडबैक था वो उनके पक्ष में था, लिहाजा बीजेपी खेमे में खलबली है इस वक्त। और अनिल शर्मा की जीत कितनी बड़ी होती है इस पर सबकी निगाहें हैं। माना यही जा रहा है कि वो जीत तो जाएंगे, लेकिन जीत का जो अंतर होगा वो कितना बड़ा होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। राउंड दर राउंड जो है मतगणना अब आगे बढ़ रही है, ईवीएम नतीजे उगल रही है, बहुत तेजी से अब काउंटिंग चल रही है इस वक्त। तो कॉन्फिडेंट है इस वक्त कांग्रेस पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उनके समर्थक और उनके एजेंट है, वो भीतर भाग भाग के एक एक टेबल पे पहुंच रहे हैं और एक एक वोट की गिनती 3-3 बार कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप मान सकते हैं कि जो विजेता होता है, जिसको एहसास होता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, तो वहां पर सब कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है सब लोगों के बीच में। तो अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है सरदार शहर में, तो कोई ज्यादा चौंकाने वाला मामला नहीं होगा। सहानुभूति का कार्ड चल रहा है इस वक्त। और चौंकाने वाला तो तब होता जब आरएलपी आ जाती। जो भारत की, हिंदुस्तान का जो आवाम है, जो जी देखिए आरएलपी मुकाबले में है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अगर 2 नंबर पे आती है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। बीजेपी के नेताओं को जवाब देते नहीं बनेगा। लेकिन फिलहाल वो नंबर 3 पर है, इसलिए बीजेपी थोड़ा सुकून में है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही है कि कहीं जो है आरएलपी नंबर 2 ना आ जाए। अगर 2 नंबर आ जाएगी तो फिर उसको प्रदेश की जनता को जवाब भी देना पड़ेगा कि आप इतना सब कुछ कर रहे हो, उसके बावजूद। अच्छा, अभी मतलब ये मान लिया जाए कि बीजेपी के लिए सीट जीतने से ज्यादा जरूरी 2 नंबर पर बने रहना है, ऐसा भी है क्या? जी 2 नंबर पे बीजेपी रहेगी तो भी वो जनता को जवाब दे सकती है। वो कहेगी कि देखिए इमोशनल कार्ड था, दिवंगत जो नेता होते हैं उनके परिजनों को राजस्थान की जनता जो ना श्रद्धांजलि देती आई है। लोग वोट करते हैं क्योंकि भावुकता, एक भावुक रिश्ता होता है। कोई नेता गुजरता है और जिस इलाके में 40 साल 50 साल राजनीति की भंवरलाल शर्मा ने, तो उनकी गहरी पकड़ थी और आम जनता से सीधा कनेक्शन था उनका। तो ऐसे में बीजेपी जस्टिफाई कर सकती है इस हार को भी। लेकिन जीत तो जीत है, जीत हौसले बढ़ाती है, जीत आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और हार जो है सोचने पर और आत्मचिंतन पर मजबूर कर देती है। लिहाजा इस वक्त क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का गृह जिला है, उपनेता राजेंद्र राठौड़ की तो ये होम कॉन्स्टिट्यूंसी है सरदार शहर, अगर उसमें बीजेपी पिछड़ रही तो चिंता की बात जरूर है कि आखिर बीजेपी ने सोच विचार करके टिकट क्यों नहीं दिया। अभी एक सज्जन आए थे, वो कह रहे थे कि अशोक पीछा 5 बार एक ही क्लास में फेल हो गए हैं, फिर बीजेपी ने उनको टिकट से क्यों नवाजा। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इस वक्त सरदार शहर से यही बड़ी खबर है कि कांग्रेस बढ़त बनाती हुई, बीजेपी पिछड़ती हुई आरएलपी नंबर 3 पर चल रही है। आरएलपी के नेता और कार्यकर्ता तो यही दुआएं कर रहे होंगे नंबर 2 आ जाए तो हमारी तो जीत हो जाएगी, और वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। दोनों पार्टियों के लिए ये सिरदर्द जरूर पैदा कर देंगे कि आप हमें साथ लेके चलो, नहीं तो हम ना आपको जीतने देंगे और आपका खेल हम जरूर बिगाड़ देंगे। तो फिलहाल इस वक्त जो है सबसे बड़ी खबर सरदार शहर से, कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा आगे चल रहे हैं। उनकी जो लीड है वो बढ़ती हुई, बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी नंबर 2 पर, और आरएलपी 3 नंबर पे है। लेकिन उसके नेता ये कह रहे हैं कि हम 2 नंबर पे आएंगे, और एक नेता ने तो अभी कुछ देर पहले कहा कि हम 1 नंबर पर भी आ सकते हैं। तो 1 नंबर की बात तो बहुत दूर है। अच्छा। लेकिन 2 नंबर की लड़ाई बीजेपी और आरएलपी में रहेगी। ये देखना है कि आरएलपी और बीजेपी में वोटों का अंतर कितना रहता है, जिस पर सबकी निगाहें यहाँ पर बनी रहेगी। फिलहाल बीजेपी नंबर 2 पे चल रही है, उनके नेताओं के लिए संतोष की बात जरूर हो सकती है। बीजेपी चमत्कार की उम्मीद भी करेगी कि उन्हें हर वर्ग का वोट मिला है, लिहाजा वो भी थोड़ा नजदीक आए मुकाबले के। बीजेपी की हार होती है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, लेकिन आरएलपी नंबर 2 चली जाती है तो बहुत कुछ जो है ना सामान्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है बाबूलाल, आप इशारा कीजिएगा, कोई अपडेट आती है आपके पास तो मैं फिर आपके पास लौटूंगा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, मान चौधरी जी आरएलपी से हैं, नितिन सारस्वती जी कांग्रेस से हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नितिन जी चलिए मैं आता हूं आपके पास। पहले मान चौधरी जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। जी
2 नंबर पर बने रहने की लड़ाई है या फिर जंग जीतने की लड़ाई है? सर ये शुरुआती रुझान है और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं दावे के साथ, जिस हिसाब से पिछले 20 दिनों में देखने को मिला है, राजस्थान में दोनों सरकारों ने, जो बीजेपी और ये कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही, उन्होंने राजस्थान को लूटा और गांव में विकास नहीं। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कुछ ही समय में ये रुझान बदलेंगे और आरएलपी 1 नंबर पर आएगी सर, ये मैं निश्चित तौर पे दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, कौन सा ऐसा दावा है? सिर्फ कांग्रेस की बात को लेकर चल रहे हैं, कांग्रेस के विकास के दावों की बात कर रहे हैं? आपके प्रत्याशी में ऐसा क्या है? ऐसे कौन से मुद्दे आप लेकर गए कि आप जीत का ही दावा कर रहे हैं? सीधा 2 नंबर की भी बात नहीं कर रहे सर। हमारे दावे तो ये है सर कि हम जैसे गांव में प्रचार कर रहे थे, गांव में घूम रहे थे। इतना आसान रहेगा क्या कांग्रेस से टक्कर ले पाना, लगता है आपको? जी सर, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है कांग्रेस के, जो पिछले 35 साल से वहां आज भी विकास नहीं है, गांव में सड़कें नहीं है, वही मिट्टी की सड़कें, वही गड्ढे, वही गांव में पानी भरा है, तो इससे परेशान जुड़े हुए तो कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के नाम से वोट नहीं देंगे, पार्टी के नाम से नहीं देंगे, प्रत्याशी के नाम से वोट गिरेंगे यहाँ पर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आज देखिए राजस्थान में तीसरी ताकत, एक उम्मीद के साथ जनता देख रही है तीसरी ताकत को, आरएलपी पार्टी को। हनुमान बेनीवाल जी के प्रति जो राजस्थान में भरोसा है जनता का, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और यही भरोसा। कुंज बिहारी जी, ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। कुंज बिहारी जी, तीसरी ताकत आरएलपी बनेगी? जी सर। अनिल शर्मा जी आगे चल रहे हैं, 3000 वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और अभी आपसे पहले जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट कांग्रेस पार्टी के नाम से नहीं, यहाँ पर सरदार शहर में तो हिसाब यह है कि भंवरलाल शर्मा के नाम से वोट गिरते हैं। अनिल शर्मा ने तो अपने नाम के आगे भी लिख लिया है भंवरलाल शर्मा। ये बात जी सर, ये उन्होंने पूरा नाम ही अनिल भंवरलाल शर्मा जो लगाया था, तो निश्चित रूप से भंवरलाल जी शर्मा ने जो 5 दशक में अपनी जो राजनीतिक एक विरासत उनको सौंपी है, उस विरासत का ही वो कहीं न कहीं इस बार लाभ उठा पाएंगे, ये तय है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि वो किस प्रकार से एक मजबूत कांग्रेस नेता के रूप में, एक मजबूत जनप्रतिनिधि के रूप में अपने पिता की जो छवि है उसको वो कायम रख पाते हैं, ये बड़ी बात रहेगी। नहीं तो उनके सामने चुनौती भी होगी कुछ, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि परिवार वंशवाद, परिवारवाद आगे बढ़ रहा है। अनिल शर्मा का योगदान ही क्या है राजनीति? वंशवाद तो अनिल शर्मा सिर्फ भंवरलाल शर्मा के नाम के बलबूते पर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। जी, भंवरलाल शर्मा 7 बार के विधायक रहे हैं और विधायक रहते ही उन्होंने इस संसार को त्याग किया है। तो भंवरलाल शर्मा का जो नाम है, जो कद है, उस कद तक पहुंचने में तो अनिल शर्मा को बहुत वक्त लगेगा। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, साफ तौर पर सहानुभूति का और उनके सहानुभूति फैक्टर, सहानुभूति कार्ड चलेगा। जो जिस तरह का और जो रुझान आ रहे हैं उनसे क्या ये मान लिया जाए कि सहानुभूति कार्ड अब मतलब चल गया है कांग्रेस का? जी, निश्चित तौर पे कहीं कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि जो कांग्रेस की एक तो जो विरासत है, कांग्रेस की जो यहाँ पे सरकार है, उन सभी चीजों को लेकर, सभी मुद्दों को लेकर, साथ में जो भंवरलाल शर्मा का लोगों से जिस तरह से जुड़ाव रहा है, वो सहानुभूति और उनके कद का और उनके वर्चस्व का ही फायदा अनिल शर्मा को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने हमारे ख्याल से इतनी मेहनत नहीं उनको करनी पड़ी जितनी जो अदर कैंडिडेट है, जो अशोक नीचा है या जो मूड है, लालचंद मूड, उनको जितनी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन सर, कास्ट फैक्टर नाम की भी एक चीज होती है। कास्ट फैक्टर तो खैर रहता ही है, लेकिन यहाँ तो जो अलग अलग कैंडिडेट हैं वो सब अलग अलग जाति वर्ग से रहे हैं। जो तीनों प्रमुख जिनमें संघर्ष है, एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला बना है, तीनों ही अलग अलग दिनों से है। जाटों ने इस बार एकदम हुंकार भरी थी और उसी के बूते पर इस बार उनकी वोटिंग भी बहुत ज्यादा हुई है। तो जो जाति का है फैक्टर, वो तो हर चुनाव में काम करता है। जातिगत रूप से वोटों का बंटवारा भी होता है, ध्रुवीकरण भी होता है, तो वो सब चीजें भी सामने हमें देखने को मिलेगी। और थोड़े ही समय में अभी आप देख रहे हैं कि पहले जो राउंड में और जो अनिल शर्मा है उनको बढ़त मिल चुकी है, तो ये बढ़त, हमें नहीं लगता कि ये बढ़त है वो अब कम होगी। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास फिर से। नितिन सारस्वत जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। जनता के बीच ये भी कहकर गए होंगे सर आप लोग कि देखिए जयपुर में, प्रदेश में सरकार हमारी है, अगर सरदार शहर में भी हमारा विधायक आता है तो विकास के काम तो जोर शोर से होने तय हैं। देखिए सर, जिस तरीके से आपके ग्राउंड में रिपोर्टर खड़े थे, उन्होंने कहा था कि जैसा कि अनुमान है
कि कांग्रेस पार्टी वहां सरदार शहर से जीतने वाली है, तो ये अनुमान ऐसे ही नहीं है। जिस तरीके से सरकार ने 4 साल जनहितैषी योजनाएं और नीतियों को धरातल पे लागू किया है, ये सब अनुमान उसी कारण है। तो ये ऐसा नहीं है कि क्या नाम से कि केवल ये एक सहानुभूति लहर है। सहानुभूति होती है, सहानुभूति के साथ साथ काम करना भी जरूरी होता है। अगर सरदार शहर में हमारे विधायक ने एक लंबे समय तक काम किया और लगातार ऐसा भी तो होता है ना सर, देखिए कि जो जिसकी सरकार होती है जयपुर में, प्रदेश में, उपचुनाव में अधिकतर हमने देखा है, इतिहास राजस्थान का तो यही कहता है कि जिसकी सरकार होती है वही सीट निकाल ले जाता है। उसका भी असर मानते हैं सर उसका असर है, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि अगर वहां पे जो हमारे विधायक रहे हैं, जो 7 साल इतने 7 बार जो विधायक रहे, इतने कद्दावर नेता भंवरलाल जी रहे हैं, उसका असर भी है। आपने कही एक बात, मैं इसी पर एक काउंटर क्वेश्चन ले रहा हूं सर आपसे, माफ कीजिएगा काट रहा हूं आपको, फिर आप बोलिएगा आराम से। बीजेपी कहती है बार बार, राजेंद्र राठौड़ जी ने भी कहा और कई बड़े नेताओं ने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है। सर अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी की ये हताशा भरे स्टेटमेंट है, जहां पे इनके प्रदेश अध्यक्ष वहां लगे रहे, राजेंद्र राठौड़ जी खुद उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका गांव है, पूरी बीजेपी ने अपनी पूरा चुनावी तंत्र को वहां पे उतार दिया, सारे बड़े नेता सब वहीं पे अपना डेरा जमाए रहे, और उसके बाद में भी अब वो दूसरे और तीसरे पायदान के लिए अपनी लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब इसको क्या कहा जाएगा, हताशा से ज्यादा क्या कहा जा सकता है बीजेपी के लिए? यदि अगर उस क्षेत्र में उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए होते, जनता के लिए काम किया होता, तो आज इस तरीके के उनको स्टेटमेंट ना देने पड़ते। मतलब जनता के लिए काम नहीं किया, ठीक है। वैसे तो आपके विधायक थे, जान लेते हैं बीजेपी से कि जनता के लिए, भाई जनता के बीच में क्यों नहीं गए आप लोग। बीजेपी से भी हमारे साथ शैलेंद्र जी लगातार बने हुए हैं सुबह से। शैलेंद्र जी, जनता के लिए आपने काम नहीं किया, आप लोग जनता के बीच में नहीं गए। और सरदार शहर तो ये भी कहा, भाई जो हम अगर पिछला इतिहास उठा लें सरदार शहर का, तो कांग्रेस की परंपरागत सीट कही जाती है इसे। सुमित जी, आप देखिए, जो अभी मेरे कांग्रेस साथी कह रहे थे कि हमारी जन कल्याणकारी नीतियां हैं, तो इनको मैं याद दिला देना चाहता हूं, जब अनिल शर्मा जी का पर्चा भराने के लिए गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तब उन्होंने सिर्फ सहानुभूति की बात करी और भंवरलाल शर्मा जी के व्यक्तित्व की बात करी, उनके जुड़ाव की बात करी। उन्होंने अपनी योजनाओं, कार्यक्रम और वादों की कोई बात नहीं करी। तो आपकी जो बात है यही समाप्त हो जाती है। दूसरी बात रही, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मैदान में रही। आपने देखा होगा, हमारे अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हैं, प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ जी हैं, अर्जुन मेघवाल जी हैं, तमाम शीर्ष नेतृत्व जो था वो चुनावों में रहा, जनता के बीच में रहा। और अगर आप कहते हो कि भाई हम जन कल्याणकारी योजना और विकास पर लड़ रहे थे, तो आपने क्यों उनके बेटे को टिकट दिया? आप उनके भाई को टिकट क्यों नहीं दिया? भाई भी तो उनके टिकट मांग रहे थे। आपने किसी साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं दिया? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने सिर्फ स्वर्गीय भंवरलाल जी के बेटे को ही टिकट क्यों दिया? तो अगर आप किसी आम साधारण कार्यकर्ता को टिकट देते, कांग्रेस के कार्यकर्ता को, और फिर उसके बाद वो आगे लीड लेते, तो समझ में आता कि वाकई वहां आपका विकास का एजेंडा था या आपके योजनाओं का एजेंडा था। लेकिन वहां ना तो मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणाएं कोई बात करी, ना उन्होंने कोई बात इस तरह की रखी। तो ये सब जानते हैं कि सिर्फ परिवार को अगर टिकट दिया जाता है, उनके बेटे को टिकट दिया जाता है या पत्नी को टिकट दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर एक सहानुभूति की लहर होती है और उस पर कहीं ना कहीं वोट पड़ते भी हैं। तो अभी तो रुझान आने शुरू हुए, 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे जो उम्मीदवार हैं अशोक पिंचा जी, उनकी वो आगे बढ़ेंगे और बढ़त जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी। और निश्चित तौर पर आने वाले टाइम पे आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे हमारा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा। लालचंद मुंड जी से कितनी चुनौती मान रहे हैं, दावा तो ये भी कर रहे हैं कि भैया हम सीट निकाल ले जाएंगे। कांग्रेस के कुशासन से लोग परेशान हैं और बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए सीट हमें मिलेगी। सुमित जी, देखिए, आरएलपी का बहुत बड़ा आधार नहीं है राजस्थान में। आपने देखा होगा, हनुमान बेनीवाल जी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नेता हैं और वो सिर्फ नहीं, लेकिन कांग्रेस से कह रही है कि आरएलपी का उम्मीदवार बीजेपी को वोट काट ले जाएगा, फायदा हमें मिलेगा। मतलब सबकी गणित अपनी अपनी चल रही है। तो आरएलपी लगता है आपको आपके वोट काट ले जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आरएलपी हमारे कोई वोट नहीं काट पाएगी। इनका सिर्फ आधार 2-1 जिलों में है, इसके अलावा इनका कोई आधार नहीं है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बेस्ड राजनीति करते हैं हनुमान बेनीवाल जी, तो पूरी राजस्थान की जनता जानती है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का जो सबको समावेशी जो उनका बात करते हैं, सबको साथ लेके चलना, सबका विश्वास। मैं सर फिर से लौट रहा हूँ आपके पास, मैं सर फिर से आ रहा हूँ आपके पास।
मान चौधरी साहब कह रहे हैं सर कि आरएलपी का तो कोई आधार ही नहीं है, आप तो मतलब हवाबाजी कर रहे हैं कि कोई पहले दूसरे नंबर पे भी नहीं है आरएलपी, दूसरा तो छोड़ दी, पहला तो छोड़ दीजिए, दूसरे पर भी नहीं है आप लोग तो। जी सर, कोई आधार अगर आरएलपी पार्टी का नहीं होता तो सर हमने वल्लभ नगर में सेकंड नंबर पे रही या चौथे नंबर पे रहे, और आरएलपी का अगर कोई आधार नहीं होता तो एक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी जिसका प्रधानमंत्री है वह पार्टी गठबंधन नहीं करती, अलायंस नहीं करती 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर, तो आधार तो निश्चित तौर पे है। ये डरे हुए हैं, वहां पर ये दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है बीजेपी पार्टी, इसलिए डरे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि एक जाति के नेता नहीं, सर्व समाज साथ है हनुमान बेनीवाल जी के पास, वो गरीबों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के लिए लड़ते हैं और जनता के मुद्दे उठाते हैं। लगातार आपने लोकसभा में भी देखा होगा, तो दोनों पार्टियां डरी हुई है। जिस प्रकार से कांग्रेस वहां पर 40 अपने बड़े बड़े नेता उतार रखी है वहां पर, और बड़े मंत्री वहां पर घूम रहे थे, डेरा डाले हुए थे, तो आप ये डरी कहोगे? नहीं तो हनुमान बेनीवाल जी भी तो लगातार डेरा डाले हुए थे, लगातार घूम रहे थे ना वहां पर, नहीं गए क्या हनुमान? सर हमारी तो नई पार्टी है, तो नई पार्टी है तो हमें तो संघर्ष करना पड़ेगा ना। अभी तो हम तो जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। नई पार्टी, हमें तो डेरा डालना पड़ेगा, हम तो नए हैं, लड़ना पड़ेगा, जनता में विश्वास बनाना पड़ेगा, और विश्वास है। जिस हिसाब से आरएलपी पार्टी की पिछले 4 साल में ग्रोथ हुई है, जनता का विश्वास बढ़ा है, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल डरी सहमी है, और वो बिल्कुल गली गली घुमाने पे मजबूर कर दिया। कांग्रेस के नेता, मैं भी वहां पर सरदार शहर में था, कांग्रेस के नेता गली गली घूम रहे थे, बीजेपी के नेता गली गली घूम रहे थे। ये एक पार्टी, ये ऐसे कह रहे हैं कि एक समाज की पार्टी है, समाज की पार्टी होती तो वल्लभ नगर में सेकंड नंबर पे नहीं रहते। हमने एक उपचुनाव जीता खींवसर का, हमने सुजानगढ़ में अच्छे वोट, मात्र बीजेपी हमारे से 4000 वोट आगे रही। तो सर ये सर्व समाज आरएलपी के साथ दे रहा है, वोट दे रहा है, तभी तो पार्टी आगे बढ़ रही है। हम सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, कहीं फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं, और यहाँ पर निश्चित तौर पे अभी आप देखना जो ये रुझान है ये परिणामों में तब्दील होंगे, और 1 नंबर पर आरएलपी आएगी और जीत निश्चित तौर पे दर्ज करेंगे सर हम यहाँ। अच्छा, 1 नंबर पर आ रहे हैं आप लोग, जीत दर्ज कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सर। कुंज बिहारी जी, जिस हिसाब से सर ठीक सर, मैं आता हूँ आपके पास। कुंज बिहारी जी, जातीय समीकरण की देखिए, मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, फिर मैं आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा। जाट मतदाताओं का सबसे ज्यादा यहाँ पर असर माना जाता है, 65,000 जाट मतदाता हैं, दलित 55,000 हैं, ब्राह्मण 45,000 है, मुसलमान 23,000 है। तो जाटों का सबसे ज्यादा यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर चुनाव होता है तो असर उन्हीं का पड़ता है ज्यादा। अब ये जातीय समीकरण क्या कहते हैं सर? अगर इन तीनों प्रत्याशियों को देखा जाए, इन तीनों पार्टियों को देखा जाए, इनकी पैठ को देखा जाए, और फिर इन जातीय समीकरणों को कनेक्ट किया जाए इनसे सर। जी देखिए, जातीय समीकरण इस बार बहुत बड़ा एक परिवर्तन जो रिजल्ट है उसमें दे सकता है, क्योंकि जिस तरह से जाट समुदाय ने और अपने एक प्रत्याशी बनाने की मांग की थी शुरुआत में, और उनको टिकट नहीं मिल पाई, तो उन्होंने फिर अलग से बैठक की, फिर उसी का फायदा उसी हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उन्हीं की पार्टी अपना एक कैंडिडेट मूव, जो यहाँ के स्थानीय ही एक तरह से कार्यकर्ता रहे हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो जो ये फैक्टर है जातिगत, जिस तरह से जाटों ने अपनी हुंकार भरी है, जाटों ने जिस प्रकार दिखाने की कोशिश की है, अगर जाटों के वोट एक तरफा पड़े हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द एक जो अलग परिणाम सामने देगा। और अगर उनकी वोट एक तरफा नहीं हो पाए हैं और वोटों में कहीं ना कहीं सेंध मारी गई है तो बात अलग है। अगर जाटों ने एक तरफा वोट डाला है तो उसका सीधा लाभ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, और ये बड़ी खबर शैलेंद्र गुर्जर जी, मान चौधरी जी, नितिन सारस्वत जी, आप तीनों के लिए बड़ी खबर है। देखिएगा जरा गौर से और सुनिएगा जरा गौर से। अनिल शर्मा इस वक्त सबसे आगे चल रहे हैं, अनिल शर्मा सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी अशोक पिंचा हैं, और आरएलपी का अभी पता नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा 3000 से भी ज्यादा वोटों से लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। रुझान है शुरुआती रुझान, और शुरुआती रुझानों में तो कांग्रेस का दबदबा नजर आ रहा है। अब ये बड़ा अपडेट, पहले 3000 से आगे चल रहे थे अनिल शर्मा, अब 4600 मतों से आगे चल रहे हैं। अशोक पिंचा बीजेपी के प्रत्याशी वो दूसरे नंबर पर हैं, और 4600 वोटों से अनिल शर्मा इस वक्त
आगे चल रहे हैं। वोटों का जो डिफरेंस है वो भी अब बढ़ता जा रहा है। देखिए पहले 3000 से आगे, अब 4600 वोटों से आगे चल रहे हैं अनिल शर्मा। बीजेपी के अशोक पिंचा दूसरे पर बने हुए हैं, दूसरे स्थान पर। टक्कर इन दो के बीच में नजर आ रही है। आरएलपी अभी नजर नहीं आ रही है। आने वाले वक्त में अभी वक्त है, अभी ये शुरुआती रुझान है। अभी आरएलपी ये सोचकर अभी खुश हो सकती है कि वक्त है, तो उस वक्त में अभी, तो उस वक्त में कुछ और बदलाव हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर ये देखिए, लगातार आंकड़ों में बदलाव होता हुआ अनिल शर्मा 5300 वोटों से आगे। देखिए लगातार वोटों का ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। 3000, 4600, 5000,